तो भाई अभी हमने थोड़े दिन पहले Acer Aspire 7 का रिव्यू करा था, लेकिन RTX 2050 वाला था। Aspire 7 2023 वाले की बात कर रहा हूं मैं, जिसके अंदर H सीरीज का प्रोसेसर आ चुका है, 12450H 144 Hz की डिस्प्ले हो चुकी है। एंड Aspire 7 में आपको 1240p वाला वेरिएंट भी मिलेगा। भाई वो वाला बाय मत करना, 12450H वाला लेना। H वाले का प्रोसेसर बढ़िया है, 144 Hz की डिस्प्ले है, ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। और आज हमारे पास RTX 3050 वाला है। तुमने बहुत डिमांड करी थी कि भैया नहीं 3050 चाहिए हमारे को। थिन गेमिंग लैपटॉप मैं कहूंगा, क्योंकि Aspire सीरीज जो होती है ना, ये फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप की सीरीज नहीं होती। इन लैपटॉप्स का वेट अंडर 2 kg होता है। अंडर 2 kg है तो थोड़े पतले फॉर्म फैक्टर में आते हैं, परफॉर्मेंस भी थोड़ी कम मिलती है एज कंपेयर टू फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप। तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो भाई अनबॉक्सिंग का कोई सीन नहीं है, डब्बे के अंदर से आपको कुछ ऐसा लैपटॉप मिल जाएगा और साथ में एक 135 वॉट का पावर एडाप्टर मिल जाएगा। तो भाई कुछ ऐसा लैपटॉप हमारे को मिल जाता है। टॉप लिड मिल जाएगी हमारे को मेटल में, यहाँ पे ऐसा की ब्रांडिंग है। और यहाँ पे जो लैपटॉप का इंटीरियर है वो हमारे को पूरा का पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिल जाएगा। और यहाँ पे लैपटॉप की बैक कुछ इस तरीके की है एंड डुअल फैन मॉड्यूल है, अगर आप ध्यान से देखोगे। एंड पीछे से भी हमारे को पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिलता है। बाकी राइट साइड में एयर एग्जॉस्ट वेंट और कुछ पोर्ट्स वगैरह, लेफ्ट साइड में सारे पोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। पीछे हमारे को मिल जाता है एयर एग्जॉस्ट का वेंट। और लैपटॉप की टॉप लिड पे ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे हमारे को एस्पायर की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और जब लैपटॉप की लिड को ओपन कर देता है ना, तो एयर एग्जॉस्ट वेंट स्क्रीन के नीचे आ जाता है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि स्क्रीन के नीचे एग्जॉस्ट वेंट होने से हमारी डिस्प्ले पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा लॉन्ग रन में, ऐसा कुछ। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जितनी हवा इफेक्ट है ना, उससे स्क्रीन को कुछ नहीं होगा लॉन्ग रन में भी। एंड यहाँ पे जो लैपटॉप का वेट है हमारे को 1.9 kg के आसपास मिल जाता है। तो एकदम फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप भी नहीं हो गया एंड थिन एंड लाइट वाली कैटेगरी भी नहीं होगी, उसके बीच का हिसाब किताब है। और यहाँ पे टॉप लिड फ्लेक्स हमारे को काफी माइनर सा मिलता है एंड जो कीबोर्ड फ्लेक्स है वो भी काफी थोड़ा सा है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में लैपटॉप सॉलिड है। और यहाँ पे हमारे को थोड़ा बहुत स्क्रीन वॉल मिलता है, कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है। एंड एक चीज मैं नोटिस कर रहा था, ये लैपटॉप जैसे 100 डिग्रीज के आसपास को क्रॉस करता है ना, तो नीचे से कुछ ऐसे उठ जाता है। ये चीज ना वेंटिलेशन में काफी काम आती है। और इस लैपटॉप की लिड एक हाथ से आराम से ओपन हो जाती है एंड मैक्सिमम ये 170 डिग्रीज तक ओपन हो जाता है, कुछ इस तरीके से। बाकी इस लैपटॉप में मिल जाएगा हमारे को फुल साइज का कीबोर्ड, यहाँ पे नम पैड इंक्लूडेड है। नम पैड की कीज थोड़ी छोटी छोटी है, जैसे एंटर की कीज छोटी है। और कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस बढ़िया है, जैसे एक नॉर्मल चिकलेट कीबोर्ड का एक्सपीरियंस होता है। और ये हमारा सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है। FN+11 से आप इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो और आप इसकी लाइट ऑफ भी कर सकते हो। एंड अंधेरे में ठीक ठाक दिखाई दे जाता है। आपको अपना काम वगैरह करना और रात में बैठ के तो काम करवा देगा। और भाई यहाँ पे मेरे को ट्रैक पैड बढ़िया लगा। एक तो सबसे अच्छी चीज मेरे को लगी वो है इसकी स्मूथनेस। ट्रैक पैड स्मूथ है चलाने में एंड इसके क्लिक्स वगैरह भी काफी सॉफ्ट है। फुली क्लिकेबल वाला ट्रैक पैड है, जेस्चर्स वगैरह को सपोर्ट करता है। और जो ट्रैक पैड का कलर है ना, वो लैपटॉप से थोड़ा डिफरेंट है, ब्लैक साइड है एंड कुछ चमकीला टाइप का टेक्सचर भी है। और यहाँ पे हमारे को फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, यानी कि विंडोज हेलो का सपोर्ट है। और जो उसका फिंगरप्रिंट है वो काफी अच्छे खासा फास्ट काम कर जाता है, उंगली लगाते ही तुरंत लैपटॉप ओपन। एंड जरा तकनीकी बातें कर ले। इंटेल कोर i5 12450H प्रोसेसर के साथ ये आता है, जो हमारा 8 कोर्स 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 4 P कोर्स मिल जाएंगे, 4 E कोर्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो जीपीयू है हमारे को मिलता है RTX 3050। इसके अंदर जो हमारा 4GB VRAM वाला जीपीयू है, 60 वॉट TGP के साथ ये आता है। और हमारे पास जो वेरिएंट है इसके अंदर 16GB रैम है, DDR4 डुअल चैनल में 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। एंड यहाँ पे 512GB की Gen 4 SSD हमारे को मिल जाती है। रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने है। और ये जो रीड एंड राइट स्पीड है, ये एक्चुअल Gen 4 वाली भी नहीं है, लेकिन Gen 3 से बेटर है। एंड इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से SSD बढ़िया लगा रखी है। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 एंड यस MS ऑफिस नहीं मिलेगा आपको इस लैपटॉप के अंदर। एंड बात करते हैं इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस की। सबसे पहले नंबर सिनेमेंच R23 के स्कोर्स आप देख सकते हो, 9178 मल्टी कोर एंड 1581 सिंगल कोर। उसके बाद Geekbench 6 का बेंचमार्क हमने किया, जिसके स्कोर्स आपके सामने है। एंड PC Mark 10 5300 के आसपास, जो कि ठीक है। उसके बाद 3D Mark x5 4800 के आसपास टोटल स्कोर निकल गया है। उसके अलावा GPU CPU स्कोर वीडियो पॉज करके देख लेना। एंड लास्टली हमारा क्रॉस मार्क का बेंचमार्क। तो भाई बेंचमार्क स्कोर्स आपने देख लिए, जैसे 12450H या 3050 के स्कोर्स होने चाहिए, 3050 60 वॉट वाला, एग्जैक्ट वैसे ही नंबर ये लैपटॉप निकाल के दे रहा है। और यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी की बात कर लेते हैं। 4K लेवल की वीडियो एडिटिंग आप इसके ऊपर आराम से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ज्यादा लंबे टाइम तक करोगे तो उसके बाद आपको थोड़ा बहुत लैग महसूस होगा। प्रोसेसर उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, बहुत ज्यादा मल्टी लेयर वाली 4K वीडियो एडिटिंग करोगे तो थोड़े बहुत लैग हो सकता है। 1080p लेवल तो भाई मक्खन, कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं इसके अंदर। उसके अलावा अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको कोडिंग वगैरह करनी है या फिर आपको ऐप डेवलपमेंट वगैरह करनी है, तो इस लैपटॉप पे आराम से कर सकते हो। एक तो देखो पतला लैपटॉप है, वर्किंग प्रोफेशनल हो गए या स्कूल कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हो गए, वो आराम से इसको कैरी करके घूम सकते हैं। भाई फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप से हल्का है और साथ में ग्राफिक कार्ड भी आपको मिल जाता है। एंड जब ग्राफिक कार्ड की बात चल रही है, 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आर्किटेक्चर या आफ्टर इफेक्ट्स वाले जो लोग हैं जिनको जीपीयू इंटेंसिव टास्क करने हैं, तो भाई इस लैपटॉप पे बिल्कुल एंट्री लेवल वाले, बेसिक लेवल वाले आप जीपीयू इंटेंसिव टास्क कर सकते हो। उससे ज्यादा की उम्मीद मत करना, उससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस चाहिए। हाई लेवल वाले काम करने हैं, गेम डेवलपमेंट तक अगर आप जाते हो, तो आपको फिर 40 50 40 60 40 70 वाले लैपटॉप लेने चाहिए, जो फ्यूचर प्रूफ भी होते हैं और बढ़िया परफॉर्म भी करते हैं जीपीयू इंटेंसिव टास्क में। और जैसे मैं प्रोडक्टिविटी की आपको बातें बता रहा हूं ना, तो जीपीयू के साथ साथ भाई सीपीयू भी ज्यादा पावरफुल चाहिए होता है, जो सिंगल कोर मल्टी कोर परफॉर्मेंस में ज्यादा बेटर परफॉर्म करे। ये लैपटॉप एंट्री लेवल वाले लोगों के लिए, ज्यादा हाई एंड लोगों के लिए नहीं है। हाई एंड के लिए फिर वही बात है,
हाई एंड पैसा चाहिए। और अब जरा गेम टेस्ट पे नजर डाल लेते हैं भाई। 3050 आता है इसके अंदर 60 वॉट वाला, कैसा परफॉर्म करता है उस पर नजर डालो, फिर आगे बात करते हैं। एंड यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले वैलोरेंट से। ग्राफिक्स सेटिंग्स को रखा हमने हाई पे और बाकी सारी सेटिंग्स आप देख ही सकते हो। एंड 1080p वाला पैनल है तो 1080p पे गेम टेस्ट हो रहे हैं सारे। 150 to 160 FPS के आसपास मिल रहा है हमारे को। 12450 के अंदर CPU इंटेंसिव गेम है। एंड हमारे RTX 2050 वाले एस्पायर से ज्यादा FPS पता है क्यों मिल रहे हैं? इसके अंदर 16 GB रैम है और वैलोरेंट के अंदर 16 GB रैम भाई करवा लेना अगर आपको बढ़िया FPS चाहिए तो। एंड उसके बाद टेस्ट करें हम GTA 5। यहाँ पे सेटिंग्स को रखा हमने वेरी हाई पे। एंड वेरी हाई सेटिंग्स पे आराम से हमारे को 80 to 90 FPS मिल रहे हैं। 3050 है इसके अंदर 60 वॉट वाला, उससे हम कुछ इस तरीके की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे CPU के टेम्परेचर्स आपको नहीं दिख रहे होंगे, वो कुछ गेम में ग्लिच हो गया था, अभी आगे वाले गेम्स में दिख जाएंगे। और उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं फार क्राई 6। यहाँ पे सेटिंग्स को रखा हमने हाई पे क्योंकि 4GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है और कोई भी अपस्केलिंग मेथड यहाँ पे हमने यूज नहीं करा। एंड 1080p पे हाई सेटिंग्स पे आराम से 60 FPS हमारा काम मिल जाएंगे। इसका जो RTX 3050 है डिसेंट परफॉर्मिंग ग्राफिक्स कार्ड है। एक तो जैसे 2050 है वो बिल्कुल एंट्री लेवल हो गया, ये थोड़ा बिगिनर इंटरमीडिएट लेवल का ग्राफिक्स कार्ड आप इसको मान सकते हो बजट लेवल पे। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं RDR2 फेवर क्वालिटी यानी कि अल्ट्रा सेटिंग्स। मैंने कहा चलो घसीट के देख लेते हैं 3050 को। और DLSS को हमने क्वालिटी पे रखा राइट साइड में। एंड यहाँ पे सरप्राइजिंगली हमारे को 40 to 50 FPS रॉ परफॉर्मेंस मिल रहा है एंड 60 FPS DLSS लगा के, तो भाई RDR2 में अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के दे गया। एंड उसके बाद हम टेस्ट करें कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0। एंड यहाँ पे प्रीसेट को रखा हमने बैलेंस पे, DLSS को क्वालिटी पे रखा है राइट साइड में। एंड जो हमारा बैलेंस प्रीसेट होता है ना वो लो मीडियम का मिक्सचर होता है। एंड बैलेंस प्रीसेट पे करने के बाद हमारे को DLSS ऑन और ऑफ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं मिल रहा, सेम से FPS मिल रहे थे 50-60 के आसपास। आप थोड़ी सी सेटिंग्स और लो करोगे तो इसके अंदर जाके 60 to 70 FPS आपको मुश्किल से मिल पाएंगे। ये गेम काफी हैवी है, CPU इंटेंसिव एंड GPU इंटेंसिव दोनों है, तो यहाँ पे लैपटॉप इस वाले गेम में थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। उसके बाद हम टेस्ट करें स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस। राइट साइड में DLSS क्वालिटी है, लेफ्ट साइड में ऑफ है और ग्राफिक्स का प्रीसेट हमने रखा है हाई पे। एंड रे ट्रेसिंग अभी हमने ऑन नहीं करी। और यहाँ पे स्पाइडरमैन में भाई पता नहीं क्या ग्लिच हो गया था, यहाँ पे DLSS ऑफ में हमारे को 40-50 FPS मिल रहे हैं लेकिन DLSS क्वालिटी पे लगा के FPS गिर गए थे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कुछ गेम में ग्लिच है, तो आप यहाँ पे DLSS क्वालिटी वाला इग्नोर कर सकते हो, बट रॉ परफॉर्मेंस से आप अंदाजा लगा सकते हो 35, 40, 45, 50 FPS के आसपास एवरेज हमारे को मिल रहा है। तो गेम प्ले प्लेबल है हाई सेटिंग्स पे रॉ परफॉर्मेंस में। एंड उसके बाद हमने सेम सेटिंग्स रखी, सेम DLSS का सिनेरियो रखा, लेकिन हमने सोचा चलो इस बार रे ट्रेसिंग को भी ऑन कर देते हैं और रे ट्रेसिंग को हमने कर दिया था हाई पे। एंड रे ट्रेसिंग को हाई पे करने के बाद भाई बिल्कुल प्लेबल FPS नहीं मिले हमारे को, 20-25 FPS मिल रहे थे दोनों सिनेरियो में, जो कि प्लेबल नहीं होते। ऑब्वियसली RTX 3050 से क्या ही रे ट्रेसिंग की उम्मीद करेंगे भाई। एंड देन वी आर टेस्टिंग गॉड ऑफ वॉर। यहाँ पे DLSS है क्वालिटी पे राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में DLSS है ऑफ। और यहाँ पे जो ग्राफिक्स प्रीसेट है वो हमने रखा है हाई पे। एंड हाई सेटिंग्स में आराम से हमारे को 40 to 50 FPS के आसपास मिल जाएंगे दोनों सिनेरियो में, DLSS ऑन और ऑफ में। और RTX 3050 का जो 60 वॉट वाला है इसके अंदर DLSS भी ओके साइड काम करता है, इतना कोई ज्यादा FPS का बूस्ट नहीं मिलता हमारे को। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं साइबरपंक। सेटिंग्स को रखा हमने यहाँ पे हाई पे और यहाँ पे DLSS 2 मिलेगा हमारे को जो रखा है क्वालिटी पे। और यहाँ पे DLSS 2 का ही सपोर्ट मिलेगा क्योंकि RTX 3050 है जो है क्वालिटी में राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ऑफ है। रे ट्रेसिंग हमने ऑफ रखी थी इनिशियली। एंड यहाँ पे हमारे को 35 to 40 FPS मिल रहे हैं रॉ परफॉर्मेंस में एंड 40 to 45 FPS के आसपास मिल रहा है DLSS लगाने के बाद, वही 5-10 FPS का जंप मिल जाता है। उसके बाद सेम सेटिंग्स रखी, सेम DLSS का सिनेरियो रखा, लेकिन रे ट्रेसिंग को मीडियम पे कर दिया था। मैंने कहा 3050 है मीडियम तक ही ठीक है, अल्ट्रा पे तो ये बेचारा मना ही कर देगा। और यहाँ पे रे ट्रेसिंग को मीडियम पे करने के बाद भी हाई सेटिंग्स पे भाई 15 to 20 FPS मिल रहे हैं जो कि बिल्कुल भी प्लेबल नहीं होते। तो RTX 3050 को कंक्लूड कर देता हूँ, ये हमारा इस टाइप का ग्राफिक्स कार्ड है कि आपको लो टू मीडियम समटाइम्स हाई सेटिंग्स पे गेमिंग करवा देगा विद समटाइम्स DLSS क्वालिटी और समटाइम्स DLSS ऑफ। एंड मैं कहूंगा एंट्री लेवल वाला डिसेंट ग्राफिक्स कार्ड है ये। और भाई सबसे बढ़िया चीज लगी मुझे इस लैपटॉप की वो है इसके पोर्ट्स। यहाँ पे भाई सारे भरपूर पोर्ट्स हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में सबसे पहले पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे RJ45 लाइन पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाता है जिससे डिस्प्ले आउटपुट अगर आप लोगे तो iGPU से मिलेगा। और यहाँ पे दो USB 3.2 Gen 1 टाइप A वाले पोर्ट मिल जाते हैं जिसमें से एक USB चार्जिंग वाला, अगर आपका लैपटॉप ऑफ भी होगा तो आप अपना फोन वगैरह इससे TWS वगैरह चार्ज कर सकते हो। एंड एक हमारे को Type-C पोर्ट मिल जाता है जो Thunderbolt 4 पोर्ट है। और जैसे कि Thunderbolt 4 पोर्ट है तो डिस्प्ले आउटपुट ये सपोर्ट करता है, तो डिस्प्ले आउटपुट मिलेगा आपको iGPU से। एंड साथ में फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर को भी ये पोर्ट सपोर्ट करता है और साथ में 65 वॉट पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है। और यहाँ पे राइट साइड में हमारे को एक और USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाता है और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा। तो भाई एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप होते हुए भी फुल साइज का HDMI पोर्ट मिलना, Type-C पोर्ट विद Thunderbolt 4 पोर्ट मिलना एंड साथ में USB 3.2 के टाइप A वाले 3 पोर्ट। भाई पोर्ट्स के मामले में जबरदस्त है लैपटॉप। एंड यहाँ पे जब इंटरनल एक्सटर्नल डिस्प्ले की बात चल रही है तो मक्स स्विच का दिमाग में आ रहा होगा। मक्स स्विच में क्या होता है, इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट iGPU और eGPU में शिफ्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस बूस्ट के लिए, लेकिन इस लैपटॉप के अंदर मक्स स्विच नहीं है। मेरे को उम्मीद थी भी नहीं क्योंकि एंट्री लेवल वाला लैपटॉप है और मक्स स्विच एक थोड़ा प्रीमियम फीचर होता है।
तो वो इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। एंड इस लैपटॉप में मिलती है 15.6 इंचेस की 1080p वाली डिस्प्ले, यानी कि फुल एचडी डिस्प्ले। IPS पैनल हमारे को मिलता है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, एंड ये डायनामिक रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करती है। 72 और 144 के बीच में शिफ्ट होती रहेगी जिस टाइप का आपका यूसेज होता है। और बात आती है कलर गैमेट की, तो यहाँ पे बेसिक डिस्प्ले हमारे को मिलेगी। 46% NTSC निकल के है, जिसके अंदर 65% sRGB है। और ब्राइटनेस मेरे को इसके अंदर डिसअपॉइंटिंग लगी, मैक्सिमम 230 निट्स की ब्राइटनेस के अंदर निकल गया। एंड अगर इसकी डिस्प्ले को कंक्लूड करूं तो बेसिक टास्क करने में कोई दिक्कत नहीं है। OTT वगैरह देख लो, गेमिंग वगैरह कर लो, जिसके अंदर कलर्स वगैरह का ज्यादा रोल नहीं है। अगर आप फोटो एडिटिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, उसके अंदर कलर ग्रेडिंग करते हो, कलर्स वगैरह पहचानने हैं, तो वो सब इसकी डिस्प्ले से आप नहीं कर पाओगे, आपको एक्सटर्नल मॉनिटर लेना पड़ेगा। और ये कुछ ऐसा इसका वेबकैम टेस्ट है, माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है और कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाएगी। 720p वाला वेबकैम है, यहाँ पे नॉर्मल लाइटिंग है रूम में, और कैसी क्वालिटी है देर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आप टाइपिंग वगैरह करोगे तो कुछ इतना स्क्रीन वॉबल आपको मिलेगा। स्पीकर यहाँ पे हमारे को एवरेज मिलता है, डाउन फायरिंग वाले स्पीकर है इस लैपटॉप के अंदर। एंड साउंड क्वालिटी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि लाउड नहीं है, बहुत बेसिक सी आवाज है, एकदम मिडिल लेवल वाली मैं कह सकता हूँ, जिसके अंदर ट्रेबल, बेस और मिड्स वगैरह बिल्कुल नॉर्मल से है। एंड इस लैपटॉप के अंदर मिलती है हमारे को 50 Wh की बैटरी, जिसको अगर आप वीडियो प्लेबैक पे यूज करोगे, यूट्यूब वगैरह चलाओगे, तो आराम से 4.5 से 5 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। एंड अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो, डिफरेंट ऐप्स वगैरह खोल दिए, डिफरेंट एप्लीकेशन खोल दी, तो उसके अंदर 2 to 3 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा। बाकी जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ ये भी वैरी कर सकते हैं आपकी यूसेज के हिसाब से। एंड इस लैपटॉप के अंदर ना कोई डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है मोड्स वगैरह चेंज करने का ना, तो FN+ आप F दबाओगे ना, तो उसके अंदर हमारे को 3 मोड्स मिलते हैं। एक यहाँ पे सबसे पहला साइलेंट वाला मोड है, एक बैलेंस मोड है और एक एक्सट्रीम वाला मोड है। तो ये जो बैटरी बैकअप मैं आपको बता रहा हूँ, साइलेंट मोड के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी मोड चेंज होगा तो उस पर भी बैटरी बैकअप वेरी करेगा। तो भाई ये था पूरा रिव्यू मेरी तरफ से Acer Aspire 7 RTX 3050 वाले का, 12450H वाला, जो भी 2023 में लॉन्च हुआ है। एंड इस लैपटॉप के लिए एक ही चीज मैं कहूंगा, अगर आपका 50 to 60,000 का बजट है, आप एक थिन परफॉर्मेंस सेंट्रिक लैपटॉप देख रहे हो जिसमें H सीरीज वाला प्रोसेसर भी है, ग्राफिक्स कार्ड भी है, गेमिंग भी आप कर सकते हो, 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले भी है, तो आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो। एंड इस लैपटॉप के अंदर बेसिक लेवल वाली डिस्प्ले है, तो अगर आप प्रोडक्टिव टास्क वगैरह करोगे और कलर करेक्शन वाले काम आपको करने हैं, तो मैं कहूंगा एक्सटर्नल डिस्प्ले ले लेना। लैपटॉप की परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, बट इस प्राइस पॉइंट पे अगर आपको अच्छा प्रोसेसर, अच्छा ग्राफिक्स कार्ड और परफॉर्मेंस मिल गई, तो भाई डिस्प्ले अच्छी नहीं मिलेगी, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ये 60,000 का चल रहा है आज की डेट में। एंड ध्यान रखना 12450H वाला लेना है, जो आपको एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट के ऊपर मिलेगा। अमेजॉन के ऊपर 1240p प्रोसेसर वाला है, जो ऐसा परफॉर्म नहीं करेगा जो मैं इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूं, तो वो चीज का ध्यान रहे। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, वहीं से आप चेकआउट करना। पसंद आए वीडियो लाइक मार देना, पहली बार है सब्सक्राइब कर देना। इस लैपटॉप के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं वो भी लिख देना। बाकी सजेशन, क्वेरी या फीडबैक, उसके लिए हम खुले बैठे हैं, सजेशन के लिए खुले बैठे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।